लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम देश दुनिया के सबसे बड़े और विश्वसनीय अखबारों से चुनते हैं वो रिपोर्ट्स जो सिर्फ खबर नहीं, आपकी समझ और सोच को गहराई देती हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स से प्रकाशित लेख अमेरिका कैन नॉट विदस्टैंड द इकोनॉमिक शॉक दैट्स कमिंग। इसमें लेखक अमेरिका की अर्थव्यवस्था के सामने आने वाले एक बड़े खतरे की ओर ध्यान दिलाता है। लेख की शुरुआत एक व्यक्तिगत उदाहरण से होती है। लेखक बताते हैं कि उनके पिता की नौकरी 1980 के दशक में तब चली गई जब घड़ी बनाने वाली कंपनी बुलामो ने अपना उत्पादन सस्ते श्रम की तलाश में विदेशों में स्थानांतरित कर दिया। उस समय लाखों अमेरिकी मजदूर अचानक बेरोजगार हो गए और उनके लिए नए काम में जाने की कोई ठोस व्यवस्था नहीं थी। लेखक का कहना है कि अब वही स्थिति एक बार फिर बनने जा रही है, लेकिन इस बार वजह वैश्वीकरण नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। लेख के अनुसार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी तेजी से कामकाज की दुनिया बदल रहा है कि लाखों लोग, चाहे वो दफ्तरों में काम करने वाले हों, फैक्ट्रियों में, अपनी नौकरियां खो सकते हैं। लेखक का तर्क है इसका समाधान तकनीक को रोकना नहीं है बल्कि कामकाज की दुनिया के लिए नई व्यवस्था बनाना है जिसमें सरकार और निजी कंपनियां मिलकर काम करें। कंपनियां ये बताएं कि भविष्य में किन कौशलों की जरूरत होगी और सरकार ऐसी शिक्षा, प्रशिक्षण और सुरक्षा व्यवस्था बनाए जिससे लोग तेजी से नए कामों में जा सकें। लेख में सुझाव दिया गया है कि शिक्षा प्रणाली को भी बदलना होगा। लंबे और महंगे डिग्री कोर्स की बजाय छोटे छोटे कौशल आधारित कोर्स और प्रमाण पत्र विकसित किए जाएं ताकि लोग जल्दी नई स्किल सीख कर नौकरी में लौट सकें। लेखक उदाहरण देते हैं, जब अमेरिका ने सेमीकंडक्टर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए चिप्स एंड साइंस एक्ट लागू किया, तब कंपनियों और कॉलेजों ने मिलकर ऐसे छोटे प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए जो सीधे उद्योग की जरूरतों से जुड़े थे। लेख का निष्कर्ष ये है, अगर सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर अभी से योजना नहीं बनाते तो एआई की वजह से बड़े पैमाने पर बेरोजगारी पैदा हो सकती है। इससे लोगों में असुरक्षा और गुस्सा बढ़ेगा और इसका असर राजनीति और समाज दोनों पर पड़ेगा। इसलिए लेखक का कहना है कि समय रहते एक नया समझौता सरकार, कंपनियों और शिक्षा संस्थानों के बीच बनाना जरूरी है ताकि तकनीकी बदलाव के इस दौर में लोगों को पीछे ना छोड़ दिया जाए। द गार्जियन में प्रकाशित लेख दिस इज अ लाइफ एंड डेथ स्टोरी फॉर द यूके, सो व्हाई इज इट बीइंग ब्रश्ड अंडर द कार्पेट। इसमें लेखक ब्रिटेन की सेहत और समाज की हालत पर एक गंभीर सवाल उठाता है। लेख कहता है कि हाल ही में आए आंकड़ों के मुताबिक ब्रिटेन में लोगों की स्वस्थ जीवन अवधि घट रही है, लेकिन इतनी बड़ी खबर को मीडिया और राजनीति में उतनी अहमियत नहीं दी जा रही। ब्रिटेन के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी ऑफिस फॉर नेशनल स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट बताती है कि आज पैदा होने वाला बच्चा औसतन केवल 61 साल की उम्र तक ही अच्छे स्वास्थ्य में रह पाएगा। उसके बाद जीवन के करीब 20 साल बीमारी और कमजोरी के साथ गुजर सकते हैं। लेख बताता है कि पिछले 100 सालों में अमीर देशों में लोगों की उम्र और स्वास्थ्य लगातार बेहतर होते गए थे, लेकिन अब ब्रिटेन में ये प्रगति रुक गई है और कई मामलों में उल्टी दिशा में जा रही है। प्रसिद्ध स्वास्थ्य विशेषज्ञ माइकल मामोट का कहना है, अगर किसी देश में लोगों की सेहत और जीवन अवधि घटने लगे तो ये उस समाज के गिरते हालात का बड़ा संकेत होता है। लेखक के अनुसार आज ब्रिटेन में मध्यम उम्र के लोगों की मौतें बढ़ रही हैं और ये दिखाता है कि समाज के भीतर गहरी समस्याएं पैदा हो रही हैं। लेख ये भी बताता है कि स्वास्थ्य में ये गिरावट केवल मेडिकल सिस्टम की समस्या नहीं है बल्कि सामाजिक और आर्थिक असमानता से जुड़ी हैं। ब्रिटेन में अमीर और गरीब इलाकों के बीच स्वास्थ्य का बड़ा अंतर है। उदाहरण के तौर पर लंदन के गरीब इलाके एडमॉन्टन में रहने वाली लड़कियों की तुलना में अमीर इलाकों की लड़कियां लगभग 10 साल ज्यादा स्वस्थ जीवन जी सकती हैं। यानी लोगों की सेहत इस बात पर निर्भर करती जा रही है कि वो कितने संपन्न हैं। लेखक का तर्क है ये स्थिति अचानक नहीं बनी बल्कि पिछले दशक में लागू की गई कठोर आर्थिक नीतियों और खर्च कटौती का परिणाम है। पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरॉन और वित्त मंत्री जॉर्ज ऑब्रायन के दौर में लागू की गई ऑटोस्टी यानी सरकारी खर्च में कटौती की नीतियों ने
सामाजिक सेवाओं और कल्याण योजनाओं को कमजोर कर दिया। इससे गरीब तबके की जिंदगी और सेहत पर सीधा असर पड़ा। लेख का मूल संदेश ये है, किसी भी देश की असली प्रगति केवल आर्थिक विकास से नहीं मापी जानी चाहिए, बल्कि इस बात से मापी जानी चाहिए कि लोग कितने लंबे और कितने स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। लेखक के अनुसार अगर राजनीतिक केवल आर्थिक वृद्धि पर ध्यान देती रहे और समाज में असमानता को नजरअंदाज करे, तो अंततः लोगों की सेहत और जीवन दोनों पर इसका गंभीर असर पड़ेगा। इसलिए ये सिर्फ स्वास्थ्य का मुद्दा नहीं, बल्कि राजनीति और नीति निर्माण का भी बड़ा सवाल है। अल जजीरा में प्रकाशित लेख अ वीक ईरान वुड बैकफायर ऑन द यूनाइटेड स्टेट्स। इसमें लेखक ये तर्क देता है कि अमेरिका और इजराइल की वो रणनीति जिसमें ईरान को सैन्य दबाव से कमजोर करने की बात कही जाती है, उल्टा असर भी डाल सकती है। लेख के अनुसार ये मान लेना कि ईरान कमजोर होगा तो मध्य पूर्व ज्यादा सुरक्षित हो जाएगा, एक बहुत सरल और जोखिम भरी सोच है। वास्तव में अगर ईरान जैसा बड़ा और रणनीतिक रूप से अहम देश अस्थिर होता है, तो उससे पूरे क्षेत्र में नई तरह की अराजकता फैल सकती है। लेख बताता है कि ईरान एक बहुजातीय समाज है, जहां फारसी बहुसंख्यक हैं, लेकिन अजेरी, कुर्द, अरब और बलूच जैसे बड़े समुदाय भी रहते हैं। अभी तक एक मजबूत केंद्रीय सरकार इन संभावित तनावों को संभाले हुए है, लेकिन अगर राज्य की ताकत कमजोर हुई तो वही हाल हो सकता है जो पहले इराक, लीबिया और सीरिया में देखा गया, जहां बाहरी हस्तक्षेप के बाद सरकारें कमजोर पड़ीं और लंबे समय तक गृहयुद्ध, मिलिशिया और चरमपंथी ताकतों का दौर शुरू हो गया। लेख ये भी याद दिलाता है कि ईरान की भौगोलिक स्थिति दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दुनिया के करीब 5वें हिस्से का तेल हार्मूज से गुजरता है, जो ईरान के पास है। अगर ईरान के भीतर अस्थिरता फैली और तटीय इलाकों में हथियारबंद गुट सक्रिय हो गए, तो समुद्री रास्ते बाधित हो सकते हैं और इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है, तेल की कीमतों से लेकर महंगाई तक। इसके अलावा लेख कहता है कि ईरान अभी मध्य पूर्व में कई सहयोगी संगठनों और समूहों के नेटवर्क का केंद्र है, जैसे लेबनान का हिजबुल्लाह, इराक की मिलिशिया और यमन के हूती। अगर ईरान की केंद्रीय सत्ता कमजोर हुई तो ये समूह अलग अलग दिशाओं में बिखर सकते हैं और क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति और ज्यादा अनिश्चित हो सकती है। साथ ही इतिहास बताता है कि बाहरी सैन्य दबाव अक्सर किसी देश के अंदर राष्ट्रवाद को और मजबूत करता है। इसलिए ये मानना भी गलत हो सकता है कि इससे ईरान में अमेरिका समर्थन माहौल बन जाएगा। लेख का निष्कर्ष ये है, किसी बड़े क्षेत्रीय देश को अस्थिर करना अक्सर नई समस्याएं पैदा करता है। इराक, लीबिया और सीरिया के अनुभव बताते हैं कि राज्य व्यवस्था के टूटने से खतरे खत्म नहीं होते, बल्कि और बढ़ जाते हैं। इसलिए लेखक सवाल उठाता है कि क्या ईरान को कमजोर करने की नीति सच में अमेरिका और दुनिया के लिए सुरक्षा लाएगी, या फिर वही अस्थिरता पैदा कर देगी जिससे बचने की कोशिश की जा रही है। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for Modern Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show